हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी रतलाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी सब्जेक्टिव टॉपिक पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग एक रीसेंट सिनारियो पे बेस्ड चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने टीवी में देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हाल ही में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को अकेडमी की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब ये जो सिनारियो हाल फिलहाल हमारे सामने आया, इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हमारे सामने कई सारी चीज़ें निकल कर आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर के आई है गलवान घाटी। गलवान घाटी के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारे जानने लायक हमारे सामने आई है वो है भारत और चीन का सीमा विवाद। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये गलवान घाटी क्या है, ये क्षेत्र कहाँ स्थित है, इसका जियोपॉलिटी कैसा है, एज़ वेल एज़ भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है वो कहाँ से कहाँ तक है, और उसका पूरा इतिहास हम लोग आज इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गलवान घाटी के बारे में। गलवान घाटी क्षेत्र वही जगह है जहाँ पे हाल ही में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। देखिए, जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, हम लोग भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं, द वेरी नॉर्दर्न पार्ट, द एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट में जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है जो कि शेडेड है, वो है अक्साई चीन। देखिए, अक्साई चीन जो है उसका अगर हम हिंदी भाषा में मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है सफ़ेद और पथरीला रेगिस्तान। बेसिकली यहाँ की जो ज़मीन है वो खारी बताई जाती है, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। एज़ वेल एज़ यहाँ की जोग्राफी अगर आप देखें तो ये जगह बहुत से पहाड़ों से घिरी हुई है, इसीलिए ना तो यहाँ पे बारिश होती है, ना ही यहाँ पे रेनफॉल होता है, ना ही स्नोफॉल होता है। तो ये जगह ना तो रहने लायक है, ना ही खेती के लायक है, इसीलिए इसको सफ़ेद पथरीला रेगिस्तान बोला गया है। अब ये जो जगह है ये भारत और चाइना के बीच में सीमा बनाती है, लेकिन इस सीमा में लगातार चीनी सेना ने एंटर करते 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 अक्साई चीन का हिस्सा जो है अपने अधिकार में ले लिया। इसका पूरा इतिहास क्या है आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अब देखिए, ये जो गलवान घाटी क्षेत्र है, ये आप जो शेडेड अक्साई चीन का एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे अक्साई चीन का एरिया ख़त्म हो रहा है, उस क्षेत्र के बीच और भारत के लद्दाख क्षेत्र के बीच एक जो सीमा रेखा बनी हुई है उसे बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके ठीक अगर आप बाजू में देखेंगे तो आपको एक सेंटर पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे आप लोगों को गलवान घाटी क्षेत्र दिखाई देगा। अभी जो गलवान घाटी क्षेत्र है, थोड़ा सा और इसके बारे में अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो ये श्योक नदी और गलवान नदी के बीच में पड़ता है ना। श्योक नदी और गलवान नदी का जो संगम क्षेत्र है, जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है, वो भी आपको मैप में दिखाई दे रहा है, और इस पॉइंट के ठीक पास पड़ता है ITBP का आर्मी बेस। ये आर्मी बेस जो है, यहाँ से हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ से भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है इस एरिया की। बट इस पेट्रोलिंग के बावजूद भी चीनी सेना यहाँ से भारत की ओर अंदर आने में सक्षम हो पाई। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी। जब आप इस जगह का 3D मैप देखेंगे अक्साई चीन इलाके और गलवान घाटी क्षेत्र का, तो इस मैप में आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं और पहाड़ों के आसपास खाई बनी हुई है। खाई इन द सेंस, पहले ये नाले जैसे थे लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा गहरे हो गए हैं, खाई जैसे दिखाई देते हैं। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चौड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, और बीच में खाई पड़ती है, जिसकी वजह से आर पार जाना मुश्किल है। पहले तक यहाँ पे कोई पुल भी नहीं था, इसीलिए इंडियन आर्मी के जो मेंबर्स हैं, जो जवान हैं, वो आगे तक आ नहीं पाते थे पेट्रोलिंग के लिए। और चूँकि बीच में गहरी खाई पड़ती है और सामने ऊंचे चौड़े पहाड़ हैं, इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट फायरिंग करना भी बहुत मुश्किल है। और इसी ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाते हुए चीनी सैनिक जो हैं अक्साई चीन एरिया से गलवान घाटी वाला रास्ता पकड़ के धीरे 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 अंदर की तरफ एंटर होते चले गए। अब देखिए, उनके इस अक्साई चीन क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लेने की जो बात आती है, वो ये अकेला ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे चीनी सैनिकों ने अवैध कब्जा किया है। भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे चीनी सैनिक लगातार भारत की तरफ अंदर एंटर करते जा रहे हैं और सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल हमने जान लिया ये गलवान घाटी क्षेत्र क्या है और क्यों यहाँ से पेट्रोलिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब देखिए, चीनी सेना ने अक्साई चीन तक पहुँचने के लिए इस गलवान घाटी क्षेत्र और इन ऊंचे पहाड़ों वाली जो ज्योग्राफी है, इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। अब देखिए, अगले मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा
कि कहाँ कहाँ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। पहले मैं आपको वो तीनों क्षेत्र बता देती हूँ। सबसे पहले जहाँ मैंने अक्साई चीन की चर्चा की, मैं उसकी बात करूँगी आपसे। देखिए, अक्साई चीन का जो इलाका है, बहुत एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो तब से ही ये एक व्यापारिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। इस सिल्क रूट का जो रास्ता है वो भारत के बाद हम लोग अक्साई चीन पार करते हुए तुर्किस्तान, या फिर मैं कहूँ कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच पाते थे। और यहाँ से भारत का जो व्यापार है वो इस रेशम मार्ग के थ्रू होता था। देखिए, ये रेशम मार्ग अगर मैं थोड़ा सा और आपको स्पेसिफाई करूं तो ये एक्चुअली तिब्बती पठार का भाग है। और जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना तिब्बत पे अपना दावा हमेशा पेश करता है। तिब्बत पूरा चाइना के अंडर आता है, इसीलिए बार बार चाइना इस जगह पे अपना दावा पेश करता है कि ये जो एरिया है अक्साई चीन का, ये उनका है। अब देखिए, भारत की दृष्टि से देखें तो आप जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में जो लद्दाख वाला एरिया है, हम यहाँ अक्साई चीन को मानते हैं। और चूंकि लद्दाख हमारा एरिया है, इसीलिए भारत भी हमेशा बोलता है कि जो अक्साई चीन का एरिया है वो भारत का एरिया है। हालांकि 1950 के आसपास से अवैध रूप से चाइना ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है और चाइना इसे अपने चाइना का जो शिनजियांग क्षेत्र है वहाँ का हिस्सा बताता है। देखिए, भारत और चाइना के बीच में अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ, सीमा की बात करूँ, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैंने आपको बताई थी, जो कि अक्साई चीन और लद्दाख को अलग करती है, राइट नाउ वो इंडो चाइना बॉर्डर है नॉर्थ में। अब एक चीज़ और कि जो लगातार चाइना इस एरिया में एंटर करता चला जा रहा है, यहाँ पे चाइना ने शिनजियांग और तिब्बत के बीच में एक शिनजियांग तिब्बत हाईवे भी बना लिया है, जिसको आप नेशनल हाईवे 219 के नाम से भी जानते हैं। और अक्साई चीन का जो इलाका ऑलमोस्ट अवैध रूप से चाइना के अंडर में है, वो 42,685 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसके बाद अगर मैं दूसरे सीमा विवाद पे आ जाऊं, तो अब जब आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र, देखिए आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, ऊपरी जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो तवांग क्षेत्र है। अब देखिए, शुरुआत में इस अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को नेफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे भी चाइना लगातार अपना दावा पेश करता है। उसका भी रीज़न यही है कि यहाँ पर भी जो हमारा बॉर्डर लाइन है, जो सीमा है, वो बहुत स्ट्रिक्टली स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ पे जो हमारी सीमा है वो मैकमोहन लाइन के द्वारा बनाई गई है, लेकिन बार बार चाइना इस बात का दावा पेश करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का 90,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जो कि तिब्बती पठार का हिस्सा था, वो राइट नाउ इंडिया में है। लेकिन चाइना बार बार बोलता है कि चूंकि वो तिब्बत का हिस्सा है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भी चाइना के अंडर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक सीमा विवाद हमारा चाइना के साथ का है। अब देखिए, इतने सारे सीमा विवाद होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी ने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चाइना को एंटर करने से अंदर रोका हुआ है। कैसे? तो मैं आपको बता दूं, जो इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स हैं वो लगातार ऐसे पुल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिससे इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी को इजीली काउंटर कर सके। जो बीच में मान लीजिए जैसे अक्साई चीन क्षेत्र की जो खाई है या जो ऊंचे पहाड़ हैं, उनको पार करने के लिए और चाइनीज़ बाउंड्री तक पहुंचने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए, फायरिंग का एरिया निकालने के लिए लगातार इंडियन आर्मी पुल्स कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा अक्साई चीन की और इस गलवान घाटी की हिस्ट्री पे आऊँगी कि कैसे ये सीमा विवाद आज की डेट में इतना बड़ा हो गया। देखिए, इनिशियली अगर हम बात करें, जब इंडिया में ब्रिटिश राज हुआ करता था, उसके कुछ समय पहले की मैं बात करूँ, 1834 के आसपास जो लद्दाख वाला एरिया था, लद्दाख तो नहीं कहेंगे, जो पंजाब वाला एरिया था, वो कम्प्लीटली सिखों के अंडर आता था और सिखों की अपनी फ़ौज थी और वो लोग भी लगातार साम्राज्य विस्तार करने में लगे थे और धीरे 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 नॉर्थवर्ड आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही सिखों की जो आर्मी थी वो आगे बढ़ते बढ़ते लद्दाख तक पहुंच गई और लद्दाख पहुंचने के बाद इन्होंने वहां ऐलान कर दिया था कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो कम्प्लीटली जम्मू कश्मीर में मिला दिया जाएगा और इसी ऐलान के साथ उन्होंने तिब्बत पे अटैक कर दिया। अब तिब्बत पे अटैक करने के बाद, सिंस मैंने आपको पहले भी बताया कि तिब्बत पर चाइना हमेशा अपना दावा पेश करता है, इसलिए तिब्बत पे अटैक होते ही चाइनीज़ आर्मी एक्टिव हो गई और उन्होंने सिख फौज पर अटैक कर दिया। और इस अटैक के साथ ही चाइनीज़ आर्मी ने सिख फौज को आसानी से हरा दिया, लद्दाख से खदेड़ दिया और लद्दाख के साथ साथ लेह पर भी अपना दावा पेश कर दिया और उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इस समय भी लद्दाख का कुछ थोड़ा बहुत भाग सिखों के अंडर में था। अब इसके ठीक बाद समहाउ 1842 में
चीन और सिख आर्मी जो थी इनके बीच में एक छोटा सा समझौता हो गया कि जो जिस जगह है अब उससे आगे नहीं आएगा और एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। अब ये समझौता हो जाने के बाद जब भारत पर ब्रिटिश राज कायम हो गया तब 1846 में सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में इसको लेकर विवाद हो गया और दोनों ने लद्दाख के लिए लड़ाई शुरू की। जब लद्दाख के लिए लड़ाई शुरू हुई तो लद्दाख का जो भाग सिखों के अंडर था अब वो ब्रिटिश राज में आ गया, यानी कि अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर हो गया। तो अब डायरेक्ट लड़ाई हो गई चाइनीज़ और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। अब इस समय जो चाइनीज़ आर्मी थी और जो ब्रिटिश आर्मी थी दोनों के बीच में जो सीमा विवाद उपजा, अब इसको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि कुछ हिस्सा जो है लद्दाख का वो ब्रिटिशर्स के पास है और बचा हुआ कुछ हिस्सा जो है वो चाइनीज़ आर्मी के पास है। तो जब इनके बीच में बातचीत हो रही थी कि बॉर्डर कैसे डिसाइड की जाए तो ये तय किया गया कि कोई बॉर्डर लाइन नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो भी नेचुरल सिम्बॉल्स हैं, जो प्राकृतिक चिन्ह हैं, उन्हीं से सीमा बनाएंगे। अब देखिए, इस तरह की बातें जो हैं वो बातों में, समझौतों में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक बॉर्डर अब इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जो नेचुरल साइंस हैं, जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, या कोई मंदिर या कोई पहाड़ वहाँ से लेके यहाँ तक भारत का हिस्सा होगा या पर्टिकुलर एरिया तक चाइना का हिस्सा होगा, कुछ इस तरह की बातें सामने आने लगी। अब देखिए, दोनों देश इस तरह की लकीरों में केवल उलझ के रह गए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ 1865 में विलियम जॉनसन सर, जो इंडियन सर्वे ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने एक रेखा खींची जिसे जॉनसन्स रेखा के नाम से जानते हैं। इस जॉनसन्स रेखा में उन्होंने अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, उन्होंने यहाँ अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बता तो दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स की उस समय चाइनीज़ आर्मी से पंगा लेने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जॉनसन के काम की आलोचना की, उन्हें काम से निकाल भी दिया। बट यहाँ ध्यान रहे कि भारत ने इस सीमा को पूरे दिल से अपना लिया, क्योंकि भारत तो यही चाहता था। अक्साई चीन का हिस्सा भारत ने अपने मैप में दिखाना भी शुरू कर दिया, और स्वाभाविक सी बात थी कि चाइना तो इसे कभी मानेगा नहीं। तो ये लाइन भारतीयों ने तो मानी, लेकिन इस बॉर्डर को चाइनीज़ आर्मी जो थी उसने कभी नहीं माना। इसके बाद एक दूसरी सीमा रेखा जो इंडिया और चाइना के बीच में खींची गई, वो 1897 में खींची गई, जिसे जॉनसन आर्दाग लाइन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस समय तक 1897 की बात हम लोग कर रहे हैं, इस समय तक ब्रिटेन के लिए रशिया एक बड़ा खतरा बन के उभर चुका था। इस समय ब्रिटेन और रशिया के बीच में कई सारी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स चल भी रही थी। तो ऐसे में आर्दाग ने ब्रिटिशर्स को ये समझा लिया कि ये जो रेखा हमने खींची है ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये कुनलुन के पहाड़ों से होकर गुजरती है। ये जो कुनलुन के पहाड़ों के नीचे वाला एरिया है, ये बॉर्डर लाइन जो है आर्मी के छुपने के लिए काफ़ी सेफ़ है, तो इसीलिए इस सीमा रेखा को मान लिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो सीमा रेखा जॉनसन आर्दाग नाम से जो जानी जाती है, ये कभी भी एक्चुअल मैप पर आ ही नहीं सकी, क्योंकि जॉनसन सर केवल और केवल ब्रिटिश आर्मी को कन्विंस करते ही रह गए और इसे एक्चुअल मैप पर कभी नहीं उतारा जा सका। एक थर्ड लाइन जो चाइना और इंडिया के बीच में खींची गई, वो 1890 आते आते थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल जाने की वजह से चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि 1890 आते आते ब्रिटेन और चाइना दोस्त बन गए, और अक्साई चीन जो कि एक व्यापारिक रास्ता था, यानी कि ट्रेडिंग रूट था, कहीं रूस उसे हथिया न ले, इस डर से ब्रिटेन ने जो अक्साई चीन वाला एरिया था वो चाइना के हिस्से में मिला दिया। तो इस तरह से अक्साई चीन जो कि भारत का हिस्सा था 1899 में चाइना के अंडर चला गया। हालांकि पूरा अक्साई चीन नहीं गया था, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ अक्साई चीन अब चाइना में जाके मिल चुका था। इस रेखा को खींचने का जो श्रेय है वो सर जॉर्ज को दिया जाता है। सर जॉर्ज ने इसे LAC कहा, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए, इसके बाद एक और चौथी बॉर्डर लाइन जो थी वो 1913 और 14 के आसपास सामने आई। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि अक्साई चीन वाला जो हिस्सा था वो तिब्बत को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता था, और तिब्बत बार बार पूरे अक्साई चीन को चाइना में मिला देने का विरोध कर रहा था। इस वजह से 1913 और 14 में ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच एक वार्ता हुई। इस कॉन्वर्सेशन को शिमला कॉन्वर्सेशन या शिमला वार्ता के नाम से जानते हैं। इस शिमला वार्ता में
कई सारे आधारों पर ये डिसाइड किया जा रहा था कि किस तरीके से सीमा रेखा बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आधार चूज़ किया गया वो था हिमालयन रेंज, यानी कि हिमालयन रेंज का जो सादर्न एरिया है उसको भारत के हिस्से में जोड़ दिया गया और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा था वो चाइना के हिस्से में चला गया। और इस तरीके से चूंकि हिमालयन रेंज का सादर्न एरिया अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हिमालय के दक्षिणी रेंज में ही आता है, इसीलिए पूरा जो नेफा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया था वो भारत के अंडर आ गया। और यहाँ से एक नया सीमा विवाद उपज गया क्योंकि नेफा वाला एरिया को चाइना अपने अंडर मानता था। अब देखिए यहाँ से नया सीमा विवाद उपजा और ये जो लाइन थी सर मैकमोहन के द्वारा डिसाइड की गई थी, इसीलिए ये वाली जो रेखा है जो कि आप अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं उसे मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। और एक बार फिर वही हुआ कि चाइना ने वंस अगेन जो बॉर्डर लाइन थी उसको इंडिया ने तो अपनाया लेकिन चाइना ने उसे नहीं अपनाया। अब देखिए अगर आप सिनारियो को पूरा अच्छे से स्टडी करें तो सबसे पहले जो जॉनसन्स लाइन अक्साई चीन के दौरान खींची गई थी उसको भी इंडिया ने पूरी तरह अपनाया और 1913-14 में जो मैकमोहन लाइन खींची गई उसको भी इंडिया ने पूरी तरह अपनाया। अपनाने का रीज़न बहुत स्वाभाविक था, ऐसा इसीलिए क्योंकि सर जॉनसन ने अक्साई चीन का एरिया भारत को दिया था और सर मैकमोहन ने अरुणाचल प्रदेश का एरिया भारत को दिया था। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने जॉनसन्स लाइन को भी अपनाया और मैकमोहन लाइन को भी अपनाया, इसीलिए भारत अपने आज़ादी के उपरांत के नक्शे में अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताता है और अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो सीमा विवाद नए तरीके से उपज चुका था। अब आपको पता होगा कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस वॉर का रीज़न जो है यही सारे सीमा विवाद रहे, एक तो मैकमोहन लाइन वाला और अक्साई चीन वाला। अब देखिए 1962 की जो लड़ाई थी वो कैसे शुरू हुई, मैं उस पर आऊँगी। 1961 में सीआरपीएफ का एक दल था जो कि कोंका ला दर्रे के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा था, गश्ती कर रहा था। ये जो कोंका ला दर्रा है ये भी तिब्बतन एरिया से लगा हुआ ही है। अब इस समय चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी उसने बिना कोई इंटीमेशन दिए ये जो गश्ती करता हुआ सीआरपीएफ का दल था इस पर छुप के हमला कर दिया। अब इस पर भारत को भी अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था, तो इसकी प्रतिक्रिया पर इसके बदले में भारत ने भी चाइनीज़ आर्मी पर अटैक कर दिया और चाइना और तिब्बत का जो लगा हुआ एरिया था जो कि स्पैंगपुर और पैंगोंग झील के आसपास का क्षेत्र है उसके बीच का पूरा हिस्सा इंडियन आर्मी ने अपने अंडर ले लिया और यहाँ से भारत और चाइना के बीच में गहमा गहमी बढ़ने लगी। ऑलरेडी मैकमोहन लाइन का विवाद था, अक्साई चीन का विवाद था और अब एक नई लड़ाई उपज गई थी जिसकी एक घनघोर प्रतिक्रिया के बदले में 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया। अब इंडो चाइना वॉर के दौरान जुलाई 1962 में गोरखा रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने चीन के सैम जंगलिंग पोस्ट की जो संचार लाइनें थी, जो कम्युनिकेशन लाइंस थी, उनको कट कर दिया और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चाइना ने जो सबसे नियरेस्ट इंडियन चेक पोस्ट था उसको अपने अंडर ले लिया। ये युद्ध करीब 4 महीनों तक चला, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चाइना ने इंडिया पे काफ़ी बम्बार्डिंग की, काफ़ी सारी बमबारी की। हालांकि इंडिया इस वॉर में हारा भी, चाइना इस वॉर में जीता और भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन स्टिल चाइना उस समय तक हमारी बॉर्डर्स के इतना अंदर तक नहीं आ पाया था, वो बाहर ही था। और अब अगर आप सिनारियो को देखेंगे तो अब सिनारियो ऐसा हो गया कि धीरे करके जो चाइना है उसने गलवान घाटी वाले क्षेत्र में अपने बेस कैंप्स बना लिए हैं, वहाँ से शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक उसने रोड कंस्ट्रक्ट कर ली है और इस पूरे लंबे समय में धीरे करके वो इंडियन बॉर्डर के अंदर एंटर करता जा रहा था। यही रीज़न रहा कि आज की डेट में एक बार दोबारा इनके बीच में सीमा विवाद हो गया और जवानों के बीच में झड़प हो गई। अब देखिए ये झड़प आगे कहाँ तक जाती है, क्या ये वॉर का रूप ले सकती है या नहीं, इस पर तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर वॉर होती है तो इंडिया के पास अपने बेनिफिट्स हैं, चाइना के पास अपने बेनिफिट्स हैं। अगर मैं इंडिया के बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर आप नार्दर्न एरिया में जाएंगे सबसे ऊपर की तरफ तो देखिए चाइना के आसपास पड़ने वाली जो टेरिटरीज़ हैं, सच एज मैं पाकिस्तान की बात करूं या अफ़गानिस्तान की बात करूं तो अफ़गानिस्तान से भारत को कोई खतरा नहीं है और पाकिस्तान अगर इंडो चाइना वॉर के बीच में पड़ता है तो चूंकि वो दोनों के बीच में है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दैट्स वाई नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। अगर आप ईस्टर्न पार्ट पे आ जाएंगे तो चूंकि चाइना बार बार दक्षिणी चीन सागर पे अपना दावा पेश करता रहता है, इसीलिए जितनी भी कंट्रीज़ वहाँ पे लगी हैं, जैसे कि आप देखेंगे
तो देखिए, जैसा कि आप ईस्टर्न पार्ट की कंट्रीज़ को मैप में देख सकते हैं, जितनी भी आसियान कंट्रीज़ वहाँ लगी हुई हैं उनमें से कोई भी चाइना से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी कंट्रीज़ भी इंडिया को सपोर्ट कर देंगी। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ताइवान जो कि चाइना से लगा है, वो भी यहाँ पे चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होगा ताइवान की चाइना से जो लड़ाई है वो काफ़ी लंबी है। चाइना की वजह से ही ताइवान कभी भी यूएन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, उसका हिस्सा नहीं बन पाया। आप नीचे साउदर्न पार्ट पे आ जाएंगे तो साउदर्न पार्ट पे भी अभी कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक आइलैंड जो है इंडिया को अपना बेस कैंप बनाने के लिए दे दिया है। तो अगर बीच से कहीं जो रेंज बनी हुई है सच एज मलक्का वाला जो पास है, अगर वहाँ से भी चाइना एंटर करने की कोशिश करता है तो भी हम चाइना को वहाँ से काउंटर कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया यहाँ पे वीक नहीं है, इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ वॉर। तो इस तरह आज हमने समझा कि गलवान घाटी क्षेत्र क्या है और भारत चाइना का सीमा विवाद क्या है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।